एक छोटे से गांव में रामदयाल नाम का बुजुर्ग आदमी रहता था। उसकी उम्र लगभग 68 साल थी। लोग उसे प्यार से बाबा कहकर पुकारते थे। रामदयाल एक सीधा साधा इंसान था, जिसे दिखावे और चमक धमक से कोई मतलब नहीं था। वो अपनी मेहनत की कमाई पर सादगी से जीता था। गांव में खेती बाड़ी करना और जरूरतमंद लोगों की मदद करना ही उसका जीवन था। रामदयाल के पिता ने सालों पहले शहर में एक छोटा सा होटल शुरू किया था। समय के साथ वो होटल बढ़ता गया और अब वो एक बड़े शानदार होटल में बदल चुका था, जिसका नाम था सुवर्ण निवास। ये होटल अब शहर के सबसे मशहूर होटलों में गिना जाता था। लेकिन रामदयाल ने कभी होटल के कामकाज में दखल नहीं दिया। उसे भरोसा था कि जो लोग होटल संभाल रहे हैं वे ईमानदारी और सम्मान के साथ काम कर रहे होंगे। उसने जिम्मेदारी पूरी तरह मैनेजर और स्टाफ के हाथों में छोड़ दी थी। गांव में एक दिन एक नौजवान राजू उससे मिलने आया। वो हाल ही में शहर से लौटा था। उसने रामदयाल से कहा, बाबा, आपका होटल तो बहुत बढ़िया हो गया है, लेकिन वहां का माहौल अच्छा नहीं है। खासकर होटल की मैनेजर बहुत घमंडी है। वो गरीब लोगों को होटल में घुसने तक नहीं देती, उनके साथ बुरा बर्ताव करती है। मुझे तो ये देखकर बहुत दुख हुआ। रामदयाल ने ये सुना तो उसका दिल भारी हो गया। उसने सोचा, मैंने ये होटल सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया था। ये जगह सबके लिए थी। अगर वहां गरीबों का अपमान हो रहा है तो ये मेरे लिए शर्म की बात है। उस रात रामदयाल को नींद नहीं आई। उसने निश्चय किया कि वो अगले ही दिन शहर जाएगा और खुद अपनी आंखों से सच्चाई देखेगा। वो बिना किसी को बताए साधारण कपड़े पहनकर, पुरानी धोती, कुर्ता, घिसे हुए चप्पल और हाथ में एक पुराना थैला लेकर सुबह सुबह शहर के लिए निकल पड़ा। कई घंटों के सफर के बाद वो शहर पहुंचा। जब उसने होटल को देखा तो वो कुछ पल के लिए ठहर गया। उसके सामने एक भव्य इमारत खड़ी थी। चारों ओर चमचमाती रोशनी, दरवाजे पर सुरक्षा गार्ड और अंदर बाहर आते जाते अमीर लोग। ये देखकर रामदयाल के मन में गर्व भी हुआ और चिंता भी। वो धीरे धीरे होटल के गेट तक पहुंचा और अंदर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी गार्ड ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे बाबा, ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये 5 सितारा होटल है। तुम्हारे जैसे फटेहाल लोग यहां नहीं आ सकते। रामदयाल ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मैं सिर्फ अंदर जाकर पानी पीना चाहता हूं, और अगर कमरा खाली हो तो एक रात ठहर भी लूंगा, पैसे दे दूंगा। गार्ड ने तिरस्कार भरे स्वर में हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास पैसे होंगे? पहले अपना हाल देखो। यहां का एक कमरा तुम्हारे पूरे गांव की जमीन बेचकर भी नहीं मिलेगा। रामदयाल ने विनती की, बेटा, मुझे अंदर जाने दो, मैं सिर्फ देखना चाहता हूं। इतने में होटल की मैनेजर कृतिका वहां आ गई। वो आधुनिक कपड़े पहने, ऊंची एड़ी के जूते में, बेहद आत्मविश्वास और घमंड से भरी हुई थी। उसने रामदयाल को देखा और भौहें चलाते हुए बोली, इस बुजुर्ग को तुरंत यहां से बाहर करो। ऐसे लोगों की वजह से होटल की इमेज खराब होती है। रामदयाल ने बड़ी विनम्रता से कहा, बेटी, मुझे बस एक कमरा चाहिए। कृतिका ने उसकी बात काटते हुए चिल्लाकर कहा, चुप रहो, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ये जगह नहीं है। तुरंत यहां से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। और उसने गार्ड को इशारा किया। गार्ड ने रामदयाल को धक्का देकर बाहर फेंक दिया। रामदयाल सड़क पर गिर पड़ा। उसके घुटनों में चोट लग गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग तमाशा देखने लगे, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। रामदयाल धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत था। उसने सोचा, अच्छा हुआ कि मैं यहां ऐसे ही आया। अब मुझे सबकी असलियत पता चल गई। रामदयाल पास की एक चाय की दुकान में गया। वहां बैठकर उसने गांव के राजू को फोन किया और कहा, राजू बेटा, वकील, अकाउंटेंट और कुछ गांव के लोगों को लेकर होटल आओ। समय आ गया है कि सबका हिसाब किताब किया जाए। कुछ ही देर में होटल के सामने गाड़ियों का काफिला आकर रुका। उनमें से वकील, अकाउंटेंट और गांव के लोग उतरे। सबके बीच रामदयाल अब आत्मविश्वास के साथ खड़ा था।
होटल स्टाफ ये सब देखकर हैरान रह गया। कृतिका दौड़ती हुई आई और घबराई आवाज में बोली, ये सब क्या हो रहा है? वकील ने कागज दिखाते हुए कहा, ये है श्री रामदयाल जी, इस होटल के असली मालिक, आपके असली मालिक, जिनके नाम पर यह होटल चल रहा है। ये सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। गार्ड के हाथ पैर कांपने लगे। कृतिका का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे याद आया कि उसने अभी कुछ देर पहले रामदयाल को गाली देकर और धक्का देकर अपमानित किया था। न्याय का क्षण रामदयाल होटल के अंदर गया और सबको मीटिंग हॉल में बुलाया। उसकी आवाज अब पहले से अलग, मजबूत और सख्त थी। मैं आज यहां अपने होटल का हाल देखने आया था, लेकिन जो देखा उससे मेरा दिल टूट गया। ये जगह मेरे पिता ने इस सोच के साथ बनाई थी कि यहां हर कोई सम्मान के साथ रह सके, चाहे वो अमीर हो या गरीब। लेकिन आज यहां गरीबों। कुछ ही देर में होटल के सामने गाड़ियों का काफिला आकर रुका। उनमें से वकील, अकाउंटेंट और गांव के लोग उतरे। सबके बीच रामदयाल अब आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। होटल स्टाफ ये सब देखकर हैरान रह गया। कृतिका दौड़ती हुई आई और घबराई आवाज में बोली, ये सब क्या हो रहा है? वकील ने कागज दिखाते हुए कहा, ये है श्री रामदयाल जी, इस होटल के असली मालिक, आपके असली मालिक, जिनके नाम पर यह होटल चल रहा है। ये सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। गार्ड के हाथ पैर कांपने लगे। कृतिका का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे याद आया कि उसने अभी कुछ देर पहले रामदयाल को गाली देकर और धक्का देकर अपमानित किया था। न्याय का क्षण रामदयाल होटल के अंदर गया और सबको मीटिंग हॉल में बुलाया। उसकी आवाज अब पहले से अलग, मजबूत और सख्त थी। मैं आज यहां अपने होटल का हाल देखने आया था, लेकिन जो देखा उससे मेरा दिल टूट गया। ये जगह मेरे पिता ने इस सोच। फिर उसने कृतिका की ओर देखा और कहा, तुम्हें शायद अपने पद पर बहुत घमंड हो गया था। तुमने अपने ही मालिक को धक्का देकर बाहर फेंक दिया। ये सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि इंसानियत की भी बेइज्जती है। आज से तुम इस होटल की मैनेजर नहीं हो। कृतिका रो पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मालिक जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। रामदयाल ने दृढ़ स्वर में कहा, गलती नहीं, ये तुम्हारा अहंकार था, और अहंकार का अंत हमेशा बुरा ही होता है। तुम तुरंत यहां से निकल जाओ। गार्ड की तरफ देखते हुए उसने कहा, तुम्हें भी नौकरी से निकाला जाता है। इंसानियत सबसे पहले आती है। इसके बाद उसने नए नियम बनाए। अब होटल में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। गरीब और अमीर दोनों को बराबरी का सम्मान मिलेगा। गांव के बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाएगी और हर महीने होटल की मीटिंग में ग्राहकों की शिकायतों को सुना जाएगा। नया सवेरा। कृतिका रोते हुए होटल से बाहर चली गई। रामदयाल ने सभी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा, शहर के बीचों बीच खड़ा सुवर्ण निवास होटल अब केवल एक जगह नहीं, बल्कि शहर की पहचान बन चुका था। हर दिन वहां बड़ी बड़ी पार्टियां होती। अमीर और प्रभावशाली लोग आते जाते। कृतिका, होटल की मैनेजर, खुद को इस होटल की असली ताकत समझने लगी थी। उसका हर कदम आत्मविश्वास और घमंड से भरा होता। वो अक्सर कर्मचारियों पर ऊंची आवाज में चिल्लाती और ग्राहकों के सामने अपनी तारीफ खुद करती। एक दिन होटल के मीटिंग हॉल में उसने कर्मचारियों से कहा, सुनो सब लोग, ये होटल मेरी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचा है। अगर मैं यहां ना होती तो ये जगह कब का बंद हो चुकी होती। याद रखो, जो मैं कहूं वही होगा। किसी को मेरी बात पर सवाल उठाने की इजाजत नहीं है। कर्मचारी चुपचाप खड़े रहे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उससे कुछ कह सके। कृतिका के मन में ये बात घर कर चुकी थी कि होटल का मालिक अब शायद कहीं नहीं है, या वो इस जगह की परवाह नहीं करता। उसे लगता था कि वो ही असली मालिक है। दूसरी तरफ गांव में रामदयाल को राजू की बातें बहुत चुभ गई थीं। क्या वाकई मेरी बनाई जगह अब लोगों का अपमान करने लगी है? वो पूरी रात यही सोचते रहे।
सुबह सुबह वो बिना किसी को बताए शहर के लिए निकल पड़े। उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। पुरानी धोती, हल्का सा कुर्ता, घिसे चप्पल और हाथ में एक पुराना थैला। उसका मन भारी था, लेकिन संकल्प मजबूत। कई घंटों की यात्रा के बाद वो शहर पहुंचा। सुवर्ण निवास को देखकर उसकी आंखें कुछ क्षणों के लिए नम हो गईं। पिताजी, आपने जो सपना देखा था वो आज इतना बड़ा हो गया, लेकिन क्या ये सपना अब टूट रहा है? उसने मन ही मन सोचा। तीसरा दृश्य। गेट पर अपमान रामदयाल धीरे धीरे होटल के मुख्य गेट तक पहुंचा। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार से बोला, अरे बुजुर्ग, ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये 5 सितारा होटल है। यहां तुम्हारे जैसे फटेहाल लोगों का कोई काम नहीं। रामदयाल के नेतृत्व में होटल का माहौल बदल चुका था। अब सुवर्ण निवास अमीरों और गरीबों दोनों के लिए खुला था। गांव के युवाओं को नौकरी मिली, कर्मचारियों के बीच एकता बढ़ी और होटल की शोहरत चारों ओर फैल गई। रामदयाल अक्सर होटल आता और सबकी शिकायतें सुनता। कर्मचारी उसे मालिक नहीं बल्कि बाबा जी कहकर पुकारते। वो सबके दुख दर्द को समझता और उनका समाधान करता। लेकिन इस बदलाव से कृतिका के दिल में जलन और गुस्सा भर गया था। वो होटल छोड़कर चली गई थी, परंतु उसके मन में ये विचार था कि ये होटल मेरी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचा था और ये बुजुर्ग मुझसे सब छीन कर ले गया। कृतिका का अहंकार धीरे धीरे बदले की आग में बदलने लगा। कृतिका की वापसी, नया रूप, नई चाल। कुछ महीनों बाद शहर में एक बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें कई बिजनेस टाइकून, राजनेता और पत्रकार शामिल होने वाले थे। कृतिका ने इसे एक मौका समझा। वो अपने आप को पूरी तरह बदलकर वापस आई। इस बार उसने और भी महंगे कपड़े पहने, स्टाइलिश मेकअप किया और बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स बनाए। उसने कई प्रभावशाली लोगों को ये कहकर अपने पक्ष में कर लिया कि रामदयाल होटल चलाने के लायक नहीं है। कृतिका ने मीडिया में झूठी खबरें फैलानी शुरू की। होटल में सफाई नहीं होती, गरीबों को लाने से होटल की क्लास खत्म हो गई है, रामदयाल पुराने ख्यालात के हैं और बिजनेस की समझ नहीं रखते। धीरे धीरे शहर में चर्चा होने लगी कि होटल की इमेज गिर रही है। कुछ बड़े ग्राहक आना बंद करने लगे। रामदयाल की चिंता। रामदयाल को जब ये बातें पता चलीं तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। मुझे किसी की राय की परवाह नहीं, उन्होंने शांत स्वर में कहा, लेकिन अगर होटल की इमेज खराब हो रही है तो हमें और मेहनत करनी होगी। ये होटल केवल दिखावे का नहीं, बल्कि एक दिन होटल में अचानक इंस्पेक्शन टीम आई। उनके साथ मीडिया भी थी। टीम ने जगह जगह गंदगी और गड़बड़ियां दिखाईं। पत्रकारों ने कैमरे पर यह सब रिकॉर्ड किया। समाचार तुरंत फैल गया। सुवर्ण निवास की हालत खराब, मैनेजमेंट फेल। रामदयाल हैरान रह गए। उन्होंने कर्मचारियों से पूछा, ये सब कैसे हुआ? मैंने तो साफ सफाई और अनुशासन पर जोर दिया था। तभी मीडिया के सामने कृतिका प्रकट हुई। वो बड़ी ही चालाकी से बोली, आप सब देख रहे हैं कि मैंने जब तक ये होटल चलाया, ये शहर का सबसे अच्छा होटल था। लेकिन जब से रामदयाल जी ने गरीबों को अंदर आने दिया, होटल की क्वालिटी गिर गई। मैंने इन्हें पहले ही समझाया था, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब देख लीजिए नतीजा। भीड़ में खुसुर फुसुर होने लगी। कुछ लोग कृतिका की बात मानने लगे। रामदयाल चुपचाप खड़े रहे। उनकी आंखों में दुख और निराशा थी। लेकिन कुछ लोगों के अहंकार और लालच ने इस सोच को तोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने प्रोजेक्टर पर वीडियो चलवाया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कृतिका कैसे कर्मचारियों को रिश्वत दे रही है, गंदगी फैलाने के आदेश दे रही है और मीडिया को झूठी खबरें देने के लिए पैसे दे रही है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। पत्रकार शर्मिंदा हो गए। स्टाफ के गद्दार कर्मचारी सिर झुका लिए। रामदयाल ने दृढ़ स्वर में कहा, यह है असली सच। कृतिका ने सिर्फ होटल का नहीं, बल्कि इस शहर की इंसानियत का भी अपमान किया है। अहंकार का अंतिम पतन। कृतिका का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, यह सब फर्जी है, तुम सब मुझे फंसा रहे हो।
तभी गार्ड, जो पहले रामदयाल को धक्का दे चुका था, आगे बढ़ा। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मालिक जी, मैं गवाह हूं। मैडम ने हमें पैसे देकर ये सब करने को कहा था। मेरी आंखों के सामने ये साजिश हुई है। भीड़ ने कृतिका को घेर लिया। लोगों की आंखों में गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। पत्रकार, जो कुछ देर पहले उसके पक्ष में सवाल पूछ रहे थे, अब कैमरे उसकी ओर घुमा चुके थे। रामदयाल ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, कृतिका, सच को दबाने के लिए तुम्हारे पास पैसे थे, ताकत थी, लेकिन इंसानियत के सामने तुम्हारा षड्यंत्र टिक नहीं सकता। भीड़ से आवाजें उठीं, इसको सजा मिलनी चाहिए, शहर का नाम बदनाम किया है इसने। तभी पुलिस इंस्पेक्टर, जिसे पहले कृतिका ने भी मैनेज करने की कोशिश की थी, मंच पर आया। उसने भीड़ की ओर देखते हुए कहा, अब और सबूतों की जरूरत नहीं, हम कृतिका को गिरफ्तार करते हैं। गार्ड ने आगे आकर सबूत पुलिस को सौंपे। वीडियो, पैसों के लेन देन के रिकॉर्ड और गवाहियां सब सामने आ चुके थे। कृतिका चीखने लगी, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मैं बड़े लोगों से जुड़ी हूं। लेकिन इस बार उसकी आवाज में ताकत नहीं, डर साफ सुनाई दे रहा था। कृतिका को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। शहर के लोग चैन की सांस लेने लगे। लेकिन कृतिका इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। जेल के अंदर उसने 2-3 अपराधियों से दोस्ती कर ली। रात में वो धीरे धीरे उन्हें पैसे और बाहर से संपर्क देने का वादा करती रही। उसकी योजना साफ थी, या तो जेल से भागना या रामदयाल और उसके होटल को बर्बाद कर देना। इधर होटल में नई ऊर्जा आ चुकी थी। कर्मचारी, जो पहले डर और लालच में फंस गए थे, अब रामदयाल के साथ खड़े हो गए। स्टाफ ने मिलकर होटल को और बेहतर बनाने की ठानी। गांव से आए लोग भी अब गर्व महसूस कर रहे थे कि उनका होटल शहर में ईमानदारी का प्रतीक बन चुका है। लेकिन एक रात जेल के बाहर एक संदिग्ध गाड़ी रुकी। अंदर से कुछ लोग निकले और जेल के गार्ड को रिश्वत देने की कोशिश की। कृतिका ने जेल से बाहर निकलने की योजना बना ली थी।